तो पुनः मैं आप सबके सामने यूपीपीएटी जो यूनिक शिफ्ट में शाम को पेपर हुआ था उसके ए सीरीज़ के आंसर के लेकर उपस्थित हूँ। हालांकि देर जरूर हुई है, लेकिन चूँकि मुझे सिर्फ आंसर नहीं बताने होते हैं, आपको व्याख्या भी करवानी होती है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप और भी उन क्वेश्चंस को कर पाएँ। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुन लिए। चलिए आइए हम लोग बिना किसी देरी क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपका कहता है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो जो क्रम है इन सब का वो अगर आप देखें तो व्हेनसांग, फायान, टॉमस रो अगर मिलाएं तो आप ये जानते हैं कि इसका आंसर अगर हम जल्दी देखें तो आंसर तो इसका सी हो जाएगा। क्रम से याद रखने के लिए अगर हम याद रखें तो सबसे पहले फायान आपका भारत में कब आता है? गुप्त काल में आता है। कब आता है? गुप्ता पीरियड में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। व्हेनसांग कब आते हैं? ये आप सब जानते हैं, हर्ष के समय आते हैं। व्हेनसांग कब आते हैं? हर्ष के समय। और टॉमस रो मुगल काल में आते हैं। कब आते हैं? मुगल काल में। और बेसिकली 1615 में जहांगीर के समय टॉमस रो। तो क्रम से आप याद कर लीजिए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस युद्ध में पराजित हुआ? तो आप जानते हैं प्लासी में 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अंग्रेजों की ओर से कौन सा था इसमें? क्लाइव। जो प्लासी का युद्ध हुआ हमारा 1757 में, उस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने भाग लिया था? क्लाइव ने, जबकि नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का था पराजित हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कब हुआ? 1764 में। और जो 1764 का युद्ध है बक्सर का, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजों का कैप्टन कौन था? मुनरो। कौन था? मुनरो। और दूसरी तरफ 3 भारतीय, दिल्ली का सम्राट शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला। उसके बावजूद भी मुनरो यानी अंग्रेजों की विजय भी और भारतीयों की पराजय भी। और इस तरह बक्सर का युद्ध प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण था अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत में। और जो वांडीवास का युद्ध हुआ है वो युद्ध कब हुआ है बच्चों? 1760 में हुआ है। कब हुआ है? 1760 में हुआ है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत से सूर्यास्त हो गया। तो ये तीनों युद्ध आप याद रखेंगे, कभी भी इनमें से कोई क्वेश्चंस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगास्थनीज है इसका आंसर, आप कर लेंगे, क्योंकि मेगास्थनीज आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, इसमें पटना और वहाँ के प्रशासन के बारे में वर्णन है। जबकि फायान ने जो पुस्तक लिखी वो कौन सी लिखी? पूछ सकते कभी। फो क्यू की। कौन सी बुक लिखी? फो क्यू की। किसकी पुस्तक है? फायान की है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें सभी मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसके सभी मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इसीलिए कांग्रेस और भारत में इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन का नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसी दौरान जो घटना हुई थी लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में लाला लाजपत राय जो शेरे पंजाब थे, कौन? लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, उनके ऊपर विरोध के दौरान लाठियां बरसाई गई और लाठियों के कारण 1 महीने बाद लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण उन पर जो लाठियां चलाई गई उसके बाद कौन शहीद हो गया था? तो उसका आंसर क्या होगा? शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर भी आप इजीली कर लेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो या तो उसमें क्वेश्चन में होंगे या उनकी व्याख्या में आपको सब क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप मैच करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का डॉक्ट्रिन और प्लेब्स का समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। जबकि लॉर्ड वेलेजली जो ऑप्शन में दिया गया है वो किस संधि का है? उसके लिए कभी अगर आ जाए तो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड वेलेजली की। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की है। और ये क्वेश्चंस जो मैंने 1857 का महासमर पर वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देखते रहिए शेयर कर, उसमें से क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे और वहाँ से भी आपने पढ़ा होगा तो भी आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और आप ये जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले इस नीति के तहत 1848 में
किसको अपना शिकार बनाया था? सतारा को। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लाल डलहौजी ने 1848 में सतारा को अपने में शामिल किया। उसके बाद आपके संबलपुर हैं, उदयपुर हैं, झांसी है, नागपुर है, बहुत से। जैसे झांसी को कब शामिल किया था? तो 1853 में। ये क्वेश्चन भी वहाँ से मिलेगा। नागपुर 54 में, 1854 में, है ना। तो ऐसे करके। हाँ, अवध ध्यान रखना, क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो अवध का जो विलय हुआ था अंग्रेजी साम्राज्य में, वो कब हुआ था? 1856 में। लेकिन अवध का जो विलय 1856 में हुआ वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ। हड़प नीति के तहत अवध का विलय नहीं किया गया था। अवध का विलय कुशासन के आरोप में किया गया था। किसके आरोप में? कुशासन के आरोप में 1856 में। वहाँ के नवाब कौन थे उस वक्त? नवाब वाहिद अली शाह वहाँ के नवाब थे, और कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया था। और अवध का विलय 1857 के लिए अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी अगर देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी किस लिए फेमस है? तो धन्वंतरी आप सब जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध, है ना, चिकित्सक थे। इसका आंसर चौथे का बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान नवरत्न थे। क्या थे? नवरत्न थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में नवरत्न। तो उसी नवरत्नों में से एक कौन थे? धन्वंतरी थे। चलिए इसी में हमें मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आप देख पा रहे हैं कौन सा है? 8 निम्न में से मिलान करें। तो मिलान 8 का जो आंसर है आपका, मिलान वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो, बी आंसर हो जाएगा। 8 का बी इसका आंसर है 2134। इंडियन नेशनल आर्मी आप जानते हैं किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943 को इसका पुनर्गठन किया था। गदर पार्टी आप जानते हैं, लाला हरदयाल। कब? 1913 में। मित्र मेला बीडी सावरकर। और होम रूल लीग एनी बेसेंट 1916 में। और सुबह भी वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया है होम रूल लीग, उसमें पूछा था किसके दौर? उसमें तिलक और एनी बेसेंट था। उसका आंसर 1916, दोनों में अप्रैल और सितंबर। तो ये जो भी क्वेश्चन है, मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में से आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन देख के देखिए एक बार वहाँ से। चाहे गदर पार्टी का हो, मित्र मेला का हो, मित्र मेला ही बाद में अभिनव भारत बनी, ये भी मैंने बताया आपको, है ना। इंडियन नेशनल आर्मी, होम रूल लीग। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि आप मैचिंग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इसका आंसर सीधे से मोहम्मद अली जिन्ना है। और ये क्वेश्चन भी मैंने जो मैंने गांधी जी के महत्वपूर्ण मूवमेंट वाले आपके लिए बनाए हुए हैं वीडियो, जिसमें लिखा हुआ है ना। तो राजकोट से राजघाट वाला जो मेरा वीडियो महात्मा गांधी वाला, वो जरूर देखिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। तो जो महात्मा गांधी वाला वीडियो, उस पर मैंने इसका जिक्र किया है मोहम्मद अली जिन्ना का, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो भरतपुर राजस्थान में कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। और यहाँ पर खास बात क्या है? साइबेरियन क्रेन। क्या है? साइबेरियन क्रेन। क्रेन मीन्स सारस, यानी कि यहाँ पर साइबेरिया से उड़ करके सारस आते हैं। साइबेरियन क्रेन। यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार में कौन से महत्वपूर्ण बर्ड आते हैं? तो साइबेरियन क्रेन रसिया से आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? केवलादेव घाना भरतपुर में राजस्थान में है, ये कर लीजिएगा। भैंसरोडगढ़ भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। दर्रा कोटा राजस्थान में, और घाट प्रभा आपका पश्चिम में, ये आप कर पाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो लौह अयस्क का स्रोत है उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डल्ली राजहरा। छत्तीसगढ़ में आयरन की मान से कोई डाउट नहीं, डल्ली राजहरा से इसको आयरन मिलता है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस का शामिल था? 10वें का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर HRA हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। और अभी हाल ही में इसका षड्यंत्र शब्द हटा दिया है ना। तो अब ये आज़ादी की लड़ाई माना जाएगा, काकोरी षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। और ये आप जानते हैं काकोरी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। 8 डाउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन। ये क्वेश्चन भी आ सकता कभी। 8 डाउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। तो उसी में क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अंग्रेजों का खजाना लूटने का प्रयास किया था और लूटा भी था। तो उसमें 4 लोगों को फांसी भी दी गई थी इसके तहत, काकोरी घटना के तहत। कौन कौन थे उसमें? राम प्रसाद बिस्मिल थे पहले, अशफाक उल्लाह खां साहब थे, रोशन सिंह थे,
और राजेंद्र लाहिड़ी। क्वेश्चन भी आ सकता है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत फांसी दी गई थी। हालांकि इससे चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे या भाग निकले थे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन इससे बच गया था, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के जो डेली क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 15 करके जो हमारी सीरीज आ रही उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे देख लेते हैं कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ये दर्रे दिए गए हैं, आपके पासेस दिए गए हैं। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो सीधा सा बी है इसका आंसर, 2 और 3, जो कि जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, सही है। नाथुला और जिरपा सिक्किम में सही है, लेकिन बरालाचा और शिपकिला यूपी में नहीं है। ये कहाँ पर है? एचपी में है, हिमाचल में है। और थांगला नीति पास प्लेक हिमाचल में नहीं है, ये कहाँ? यूके में, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यानी थांगला और नीति लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बरालाचाला शिपकिला आपका हिमाचल में। तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो नागार्जुन सागर बांध किस पर बना हुआ है, इसका आंसर भी बी है, कृष्णा नदी पर बना हुआ। किसमें? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये तेलंगाना और आंध्रा के बीच में है। कृष्णा का ओरिजिन आप सब जानते हैं कहाँ से? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। कावेरी का उद्गम भी मैंने बताया वो आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कुर्ग कर्नाटक से है। गोदावरी आप त्र्यंबकेश्वर करेंगे, नासिक महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर। और गंगा गोमुख उत्तराखंड से। इस तरह क्वेश्चन स्व मीटिंग में भी आया था कि कौन सी हिमालयी नदियाँ हैं, तो इसमें तो अगर देखा जाए तो गंगा ही खाली, बाकी सब साउथ की नदियाँ हैं, कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो 12 देख पाएंगे कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी 1953 है। अगर आप याद रखें तो सबसे पहले 29 मई 1953 को, 29 मई को किसने एडमंड हिलेरी, ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। और तेनसिंग नोरके जो नेपाल के थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेनसिंग नोरके नेपाल, इन लोगों ने 1953 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होगी? इंक्रीज्ड एज रिजल्ट ऑफ राइज ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सीधा सा इसका आंसर है 16 का आप सी कर पाएंगे। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो होगी, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, तो इसका आंसर सी मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। 17 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है द एजेंसी एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। सब जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका आंसर क्या मिला? डी, CSO। इसका हमेशा क्वेश्चन आता है बार बार, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया है अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन डिस्कस, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल आंसर सही है। इस वक्त कौन PM थे? PV नरसिम्हा राव इस वक्त PM थे। और मनमोहन सिंह इस वक्त क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे इसे हम बोलते हैं बेसिकली LPG। क्या बोलते हैं? LPG। कब आए थे? तो ये भी याद रखिए 24 जुलाई 1991 को। LPG का मतलब, L का मतलब लिबराइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन, G ग्लोबलाइजेशन है। लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो LPG कब आई? 1991। इसी को आर्थिक सुधार भी कहते हैं। तो उस वक्त देश के PM कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह को जो आपके पायनियर ऑफ लिबराइजेशन, मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारीकरण का। अगर आपसे पूछें अग्रदूत किसे कहते हैं तो मनमोहन सिंह को। द पायनियर ऑफ लिबराइजेशन इज मनमोहन सिंह। याद रखेंगे इस बात को भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस भी आपको वहां से मिले हैं, मैंने करवाए हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक, टर्सरी हो जाएगा। सर्विस सेक्टर टर्सरी में आता है। और प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? कृषि ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर में है। और सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह। 21 भारत के संविधान में क्या राष्ट्र सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं, यानी कि इसका आंसर 21 का डी हो जाएगा, CPC हो जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो किस में है? वो समवर्ती सूची में। बाकी सभी पुलिस, कानून व्यवस्था तीनों और जेल, ये सब किस में? राज्य सूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पीड से।
22 नंबर क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, जो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र है ये इसकी विशेषता नहीं है ना, कमिटेड जुडिशरी नहीं है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना था? 19 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका आंसर हो जाएगा। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो किसी संबंधित है? ग्रीन रिवोल्यूशन से। किसी संबंधित है? ग्रीन रिवोल्यूशन से एम.एस. स्वामीनाथन संबंधित है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसी संबंधित है? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी आंसर इसका मिलेगा। और श्वेत क्रांति बेसिकली किससे संबंधित थे? मिल्क से, दुग्ध उत्पादन संबंधित क्या है? श्वेत क्रांति। और इसी संबंधित एक कार्यक्रम और चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी किससे? मिल्क से है, व्हाइट रिवोल्यूशन से। और उसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक है। गलत नहीं करना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970-71 के दौरान कहाँ पर? गुजरात से। कहाँ से शुरुआत किया था इसको? गुजरात। और जो अमूल एक ब्रांड आपका आया है वो इसी के तहत बना हुआ ब्रांड है, अमूल विश्व स्तरीय ब्रांड जो बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में भारत आज सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। भारत विश्व में नंबर 1 में है मिल्क प्रोडक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका। इकोनॉमिक क्या है इसका आंसर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी। रट लीजिए। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार मैंने पहले भी बताया हुआ कहाँ से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स आपके तो यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 26 नंबर है, अगर हम लोग देखें तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू, स्विच बंद या चालू, इनमें से वोल्टेज नहीं होता है। तो इसका आंसर अ स्विच इज क्लोज। 26 का भी आंसर क्या मिलेगा आपको? बी, स्विच बंद होने पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का आप सबने पढ़ा भी है। इसमें उसका मतलब नहीं जो आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं घर में, वो मतलब नहीं है यहाँ पर। जैसे आप ये देखते हैं ना, एक वो बनता है सर्किट, तो जो सर्किट बनता है, मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा है आपका, ये है ना, ड्राइंग मेरी सही नहीं है, ये लाइट कर रही है बल्ब ये, तो यहाँ पर मान लीजिए ये करके लगाया गया है। तो ये सर्किट जब आपका बंद होगा तभी इस बल्ब में आपका बिजली का प्रवाह होता है, याद रखिएगा, स्विच बंद होने पर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है रेजिस्टेंस की? तो ओम है, सिंपल सा आंसर। बी आंसर है 27 का, बी आंसर मिलेगा आपको इसका आंसर। 24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन, एक तरह से आपके लिए ये क्या बोलते हैं उसको, आमंत्रण था। एक तरह से आपके लिए ये देखा जाए तो देसी घी की मिठाई खाने के समान था। आपने इतना सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो मैंने पहला ही वीडियो डाला पंचायती राज, सोचिए उससे कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इस वीडियो में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिले, सुबह भी मिले थे। और पंचायती राज वाला जो मेरा पहला वीडियो, उसको आप बार बार देखते रहिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से छूटेंगे नहीं। और जो लेखपाल इसका पहला ही इसका मेंस होगा पीटी का, उसमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन उस खाली वीडियो से आएंगे। पंचायती राज वाला मेरा पहला वीडियो था, उसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि सबको उसका लाभ मिलता रहे। चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायतों को आयोजन के लिए है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40। सुबह ये पूछा था सुबह वाली मीटिंग में कि किसमें उल्लेख है, तो उसका आंसर था डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। अब आर्टिकल पूछ लिया है तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और अनुच्छेद 44 भी महत्वपूर्ण कभी आ सकता है। 44 में क्या है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें? 44 में, जो कि अभी तक लागू नहीं है, आंशिक रूप से सिर्फ गोवा में लागू है, ऐसा याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद किस कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड। 28 का ए आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी इस तरह सुबह आया था, विटामिन सी वाला, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और एक और क्वेश्चन जो 25 नंबर, पुनः आपके लिए लॉटरी वाला क्वेश्चन है, महाघटिया क्वेश्चन, जिसे मैंने कहा था आपको मिलता ही मिलता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? हु हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। मैंने शुरुआत ही वीडियो की यहीं से की थी। देखिए पंचायती राज वाला वीडियो आपके कितने काम आ रहा है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, कब? 19
1957 में, और उन्हीं की सिफारिश के अनुसार भारत में आज भी जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है वो उन्हीं की सिफारिश है, जिसमें से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जनपद पंचायत लागू है। जबकि जो अशोक मेहता कमेटी है इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, अशोक मेहता कमेटी ने 1957 में, जो कि एक्सेप्ट अशोक मेहता कमेटी ने कब की थी, 1977 में, 1970 में, जो कि स्वीकार नहीं की गई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कब दिया, 1957 में, जो कि एक्सेप्टेबल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया, तो आप ये बता पाएंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। और इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है ना। ये मैंने क्वेश्चन उसमें कराया हुआ है, और आपके लिए कितने काम का क्वेश्चन है आप सब देख पा रहे हैं, है ना। तो उस वीडियो को बार बार देख रहे हो, सोचिए कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जबकि भी पूरा नहीं हो पाया। यानी कि जब इस तरह आप पढ़ते रहेंगे तो 5 से 6 महीने जब हो जाएंगे इस वीडियो को चलते हुए मेरे, तो आप सोचिए आप जीएस को कितने आसानी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कर्कटजनक रसायन में होता है, तो इसमें ना मधुमेह होता है, ना दमा होता है, ना हृदय, तो सीधे से आंसर इसका क्या मिलेगा, बोलो। इसका आंसर कैंसर है, कोई डाउट नहीं, 29 का सी आंसर है। 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द अपर लेयर ऑफ स्किन, इसका आंसर भी बी है। आदिचर्म, क्या है इसका आंसर, बी है। एपिडर्मिस, आदिचर्म इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। ये जरा ऐड भी देखिए, अगर टीवी वगैरह वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। चलिए अब सीधे 30 के बाद हमारे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हिंदी वगैरह मैं अभी कराऊंगा नहीं। अब जो हमारा क्वेश्चन आया जीएस का, वो क्वेश्चन नंबर आया आपके लिए 51, करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो उसका आंसर है राजस्थान ने ये स्कीम लॉन्च की। किसने, राजस्थान ने लॉन्च की है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने बैन लगा दिया है, तो इसका आंसर ही बहुत सिंपल है, मास्टर कार्ड है। ये करवाया क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन था, मास्टर कार्ड। 52 का ए आंसर मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 सामने दिख रहा है आपको। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, किसको नामित किया गया था, मरियन थंगावेलु को, मरियन थंगावेलु को नामित किया गया था। तो इसका आंसर भी क्या है, बी है। 54 का आंसर भी क्या, बी है। अच्छा, पैरालंपिक्स गेम्स कब से स्टार्ट हुए, ये भी कभी आपसे पूछ सकते हैं। तो 1960 से पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हुए, तो पहली बार कहाँ हुए थे, रोम में। पहली बार कहाँ हुए थे, रोम में। 1960 में रोम से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, और इस का जो आंसर है 54 का, वो मरियन थंगावेलु है। लेकिन वास्तव में टोक्यो पैरालंपिक दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित तो किया गया था, लेकिन ड्यू टू कोविड, कोरोना की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो किसने ध्वजवाहक का काम किया, टेक चंद। किसने काम किया, टेक चंद ने। इसका आंसर तो मरियन थंगावेलु होगा इस पेपर का। लेकिन जब अगला क्वेश्चन कभी आएगा आने वाले किसी भी एग्जाम में कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था, तो एक अलग बात थी। लेकिन किसने ध्वजवाहक में भाग लिया, या कौन उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक था, तो उसका आंसर क्या होगा, टेक चंद। क्योंकि नामित किए गए थे मरियन थंगावेलु, बट कोविड के चलते भाग नहीं ले पाए। तो अब जब भी आंसर आएगा कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 के दल उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा, टेक चंद, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। और पहली बार पैरालंपिक गेम्स कब से हुए, 1960 में रोम से हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलत नहीं करना इसको, फिर भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है, हालांकि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर, क्वेश्चन जरा हटके है, फिर भी इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है वो आप देख लीजिए, ए होना चाहिए। 7 हम लोग देखते हैं तो 7.6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7.6%। सुकन्या समृद्धि योजना आप जानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बच्चे के जन्म के समय जो खाता खोला जाता है, जिसमें आप 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के गर्ल्स, जो 0 से 14 वर्ष तक की बच्चियाँ, उनके जन्म पे खाता, मतलब जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की खाता खोल सकते हैं। और अधिकतम 2 लड़कियों तक के लिए ही मान्य है। पहले इसमें न्यूनतम जो खाता की राशि थी वो 1000 से लेकर के 1.5 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। लेकिन अब 250 रुपये से भी आप कर सकते हैं। 250 न्यूनतम राशि कितनी कर दी गई है, 250 रुपये, और अधिकतम 1.5 लाख है।
पर ईयर, एक वर्ष में, पहले 1000 थी। और 0 से 14 वर्ष तक के लिए इसको खोल सकते हैं, अधिकतम 2 लड़कियों के लिए। और इसमें अत्यधिक ब्याज दिया जाता है बच्चियों को बढ़ावा देने के लिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उसके तहत भी इसका बहुत सुकन्या समृद्धि का स्मार्ट चला। 2015 से, कब से स्टार्ट हुई थी? 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि लोगों को बेटियों के लिए बढ़ावा दिया जा सके। और वास्तव में एक बहुत अच्छी स्कीम है सुकन्या समृद्धि, और बड़ी मात्रा में सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट का ही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या डिस्कस किया जाए। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस पर रखा है? कभी पूछ सकते हैं आपसे। तो विद्या बालन के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 2021 के लिए भी क्वेश्चन मैंने करंट में करवाया हुआ। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में कौन नंबर 1 पे? तो जापान नंबर 1 पे। कौन है? जापान। डी आंसर इसका। 53 सामने योग के बारे में जागरूकता किसने फैलाई? अरे योग जैसे आया तो आयुष मंत्रालय दिया हुआ है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयुष मंत्रालय। इसमें देखिए ना आप, आयुष का नाम ही देख लीजिए आप, तो उससे आपको वर्ड मिल जाएगा। जैसे आपने आयुष पढ़ा, तो ए से मतलब क्या होता है? आयुर्वेद। ए का मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद। वाई मिला, वाई का मतलब क्या हो गया? योगा। वाई से मतलब क्या है? योगा। यू का मतलब क्या है? यूनानी। और एस का मतलब क्या है? सिद्ध। और एस का मतलब क्या है? होम्योपैथी। क्या है? होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय, अपने आप योगा शामिल। ए का मतलब कभी पूछ सकते हैं आपसे आयुष का पूरा नाम, तो ए का मतलब आयुष, जो आयुष मंत्रालय है, तो आयुष में ए का मतलब क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। आयुर्वेद। वाई का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। योगा। यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, और एस का मतलब होम्योपैथी। तो ये आयुष का फुल फॉर्म। इसी के तहत नमस्ते योग किसने चलाया था? आयुष मंत्रालय ने चलाया था, है ना। आयुष मंत्रालय, जो हमारी प्राचीन औषधि पद्धति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय की बनाया भी गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे आपने 58 और 59 क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपको इतनी अधिक प्रसन्नता मिली होगी, आप हमारे खुशी के फूले नहीं समा रहे होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैंने यूपी पीईटी का सबसे पहले 58 नंबर जो क्वेश्चन है, जो पहला वीडियो था यूपी पीईटी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वाला, उसका पहला ही क्वेश्चन, पहले ही पीडीएफ का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने चुनाव वाले बताए थे, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु वगैरह। तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो आप ये सब जानते हैं। इसका आंसर आप आंख बंद करके भी कर सकते थे। 58 का ए, डीएमके। स्टालिन बने डीएमके, द्रौपदी कड़गम। मैंने ये क्वेश्चन जो यूपी पीईटी स्पेशल करंट अफेयर्स लाए थे पहला, उसी से आपको ये मिला हुआ है। आप सोचिए कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वहाँ से। उनको फिर से सुनना, उन वीडियो को, अभी आने वाले एग्जाम में भी काम आएंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, ये क्वेश्चंस भी मैंने दिया हुआ है यूपी पीईटी स्पेशल करंट में, जो जहाँ पर इंडेक्स हैं। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में मैंने बताया था पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। 59 का सी। ये क्वेश्चन भी आपको वहीं से मिला हुआ, करंट से आप देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको वहीं से मिले हुए हैं। दोनों के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, वो सब अभी जो सामने दो की बात कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो इस तरह करके आप लगातार इन क्वेश्चन को रटते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो डेली मैं महत्वपूर्ण सीरीज ला रहा हूँ, सिर्फ पीईटी स्पेशल नहीं, लेखपाल, एसआई, पीटी, टीटी, आरओ, पीसीएस, जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में आपको क्वेश्चन मिलना। और इस भी जिस वीडियो को मैं अभी बना रहा हूँ, जो आप आंसर की सुन रहे हैं, इसको सिर्फ वही मत देखें जो यूपी पीईटी का एग्जाम देकर आए हुए हैं, जिनको आरओ, पीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, लेखपाल वगैरह, एसआई, जो कुछ देखना है, जो भी एग्जाम देने, वो सभी इस वीडियो को देखें और शेयर करें। क्योंकि इसमें अधिक से अधिक वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन घूम फिर के मिलते वहीं से। तो इसको जरूर सुनिए, और इसीलिए मैं इसको लंबा बनाता हूं, ताकि उन सभी क्वेश्चंस की, उन ऑप्शन की व्याख्या भी हो सके जो आने वाले किसी एग्जाम में और आपके काम आए, है ना। तो बार बार इस वीडियो को जरूर देखिए और औरों तक पहुंचाइए भी। चलिए 63 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो अपने आप कर देंगे, गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें कहने की बात ही नहीं। सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो सिक्किम क्या हो, जो है वो आबादी में सबसे छोटा है। अगर आबादी पूछते हैं आपसे, आबादी पॉपुलेशन में तो सिक्किम हो जाता है, लेकिन एरिया में क्या है? गोवा है। आबादी में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? यूपी है। सबसे बड़ा राज्य आबादी में कौन सा है? यूपी है। और छोटा कौन सा है? सिक्किम। एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए। एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और छोटा कौन सा है? गोवा है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, कर पाएंगे आप। 64
64 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार मैंने करवाया हुआ है। तो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। आप जानते हैं कि राज्यसभा एक अपर हाउस होता है, उसमें कुल 250 मेंबर होते हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, आया भी है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कुल मेंबर होते कितने हैं राज्यसभा में, 250, और इनमें से जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। आप ये जानते हैं कि एवरी सेकेंड ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 मेंबर जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाता है वो रिटायर हो जाते हैं। और इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। काउंसिल ऑफ स्टेट नेवर कोलैप्स, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 60 पर लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस वक्त माननीय वेंकैया नायडू जी इसके सभापति हैं। तो ये राज्यसभा के बारे में कुछ भी आए तो आप कर पाएंगे, है ना। कुल मेंबर कितने, 250 होते हैं, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कार्यकाल कितना होता है इनका, 6 वर्ष। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया, 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी ए है, तेलंगाना है, करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, बार बार बताया था इस क्वेश्चन को आपको मैंने कि ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सिंपल है, 24 अक्टूबर। बी आंसर हो जाएगा इसका भी। क्या आंसर हो जाएगा, बी। क्योंकि आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और अभी मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था कि जिसमें मैंने कहा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का इस वर्ष अस्थायी मेंबर चुना गया, उसमें मैंने डिस्कस किया था। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं, परमानेंट, P5 होते हैं, और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो P5 में कौन कौन है, चाइना, रसिया, USA, फ्रांस और इंग्लैंड। तो जो P5 मेंबर है, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से पूछ सकते हैं, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, और 10 अस्थायी चुने जाते हैं। तो जो स्थायी मेंबर तो हमेशा वीटो पावर रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, चूँकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो ये मैंने बनाया था जो वीडियो, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलते उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखते रहिए इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को थंडर ड्रैगन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। भूटान है, बार बार क्वेश्चन आता है, भूटान है। रियाद किसकी राजधानी है, तो रियाद का एक ही ऑप्शन है, सऊदी अरब। 62 का सी हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। क्या है, ढाका है। म्यांमार की क्या है, रंगून थी, पहले रंगून थी, अब क्या हो गई है, नाईपेता। क्या हो गई है, नाईपेता। म्यांमार की, बर्मा की राजधानी क्या है, नाईपेता नहीं, पहले रंगून थी। बांग्लादेश की ढाका, सऊदी अरब की रियाद, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, 66। आप सब सिंपल क्वेश्चन जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हेग। कहाँ पर है, द हेग। 66 का भी हो जाएगा, द हेग में है इसका आंसर। जिनेवा में क्या है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, है ना। वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया। खैर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन था। कहाँ पर है, पहले तो ये देख लीजिए, MP में है, MP में है। MP में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छतरपुर। कौन सा, छतरपुर जिले में। छतरपुर में खजुराहो की मूर्तियाँ स्थित हैं, किसमें, छतरपुर में स्थित हैं। और इन मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने। किसने, चंदेल वंश के शासकों ने। 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल वंश के शासकों द्वारा छतरपुर में, खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकलाएं बनाई गई, जो कि यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल हैं। और यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर है, कौन सा है, पार्श्वनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है। तो खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर MP में है। और चंदेल वंश के शासकों के द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया गया, जो अपने आप में दुनिया में अद्भुत है। और आप निश्चित रूप से जाइए और देख के आइए, खजुराहो चंदेल वंश के शासकों द्वारा, है ना। चंदेला जब कहते हैं ना, नन्नू, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नन्नूक। आप वो जानते हैं, जीजा फूकती। तो खैर आगे बढ़िए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं, सीधे सीधे उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध नब कालो बोरा उत्सव, ये तो करंट का क्वेश्चन था, वैसे भी होता है। 68 का डी आंसर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ओडिशा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है, गैस नहीं, हरितगृह गैस नहीं है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 69 का भी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69 का भी बी आंसर, नाइट्रोजन एक हरितगृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है इस वक्त कौन है? नंबर 1 पे चाइना है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 जो कि करंट का है, मतलब वैसे भी स्टैटिक जीएस का भी है और आपके इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन है जीएस का। अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे ही आपको अर्जुन पुरस्कार मिला इसका आंसर सी हो जाएगा 70 का। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। आप ये पूछ सकते हैं कभी अगली बार अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? क्या पूछ सकते हैं आपसे कि अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? तो आप क्या बताएंगे, कब से स्टार्ट हुए? बोलो, अगर किसी को मालूम हो तो। 1961 अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। और भारत में खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा? ध्यानचंद। ये इसी वर्ष अभी चेंज किया गया है 2021 में, अभी अगस्त के महीने में इसको चेंज किया गया है। इसके पहले तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वोच्च पुरस्कार था, लेकिन इस वर्ष इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहली बार 1991-92 राजीव गांधी के नाम से दिया था, अब क्या हो गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होगा। तो इस तरह ये हमने जीएस के सभी क्वेश्चंस कर लिए। हो सकता है आप आयोग के आंसर में एक आध डिफरेंट मिले, बट मैंने इसको सिर्फ शुद्ध बनाने का प्रयास किया। फिर भी एक आध गलती हो तो उसके लिए कोई, आप जानते हैं कि हो सकता है आयोग आगे पीछे करे, तो उसके लिए मैं बात नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी इसको सही बनाने का प्रयास किया है, सर्वशुद्ध बनाने का प्रयास किया है। आप अपने मिला लीजिए। और रही बात कट ऑफ की बात, तो बहुत लोग अलग अलग चिल्ला रहे हैं। दोनों पेपर में देखें तो लगभग 65+ मैंने कल भी कही थी और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो है 65+ ये एक बहुत अच्छा स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ कि जिसका भी 65+ है वो मेंस की तैयारी के लिए जुट जाए। हालांकि इसमें मेंस में भी वही है, तो बहुत अलग नहीं। मैं जल्द ही लेखपाल के लिए मैं एक आपको उस पर लेकर के आऊँगा, चूँकि सबसे पहली भर्ती लेखपाल की ही आएगी, तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होगा, उसके लिए अलग से और आपको जुट जाना है। और लेखपाल जो मैं कहता नहीं हूँ कि आपके लिए एक छोटी सी भर्ती ज़रूर है, लेकिन वो ग्रेड पे बहुत कम है उसका, लेकिन जो है ना, आप जानते हैं उस भर्ती के बारे में मैंने क्या क्या नाम उसका रखा है, तो आप वो जान के रखिए कि चढ़ावा भर्ती कैसे आपको पास करना। बहुत सिंपल है। 65+ वाले जो भी हैं वो अपने आप को तैयार मान के चलें। और ये वीडियो जो भी है वो आप सभी लोग देखते रहिए, सबको शेयर करते रहिए। और अभी मैं जल्द ही, चाहे वो UPSI हो, है ना, चाहे वो UP आपका TT हो, या आपका UP की जो जूनियर की भर्ती आ रही है उसके लिए, या सुपर टेट हो, उन सब के लिए मैं डेली क्वेश्चन सीरीज़ ला रहा हूँ। और इस पर चाहे PCS RO हो, उन क्वेश्चंस को सुनते रहिए, पूरे वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, तो आपके आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम की ही चीज़ें हैं। आप लगातार सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और सफल निश्चित रूप से आप हो जाएंगे। आप देखिएगा जब लगातार आप मेरे चैनल से लगभग 5-6 महीने जुड़े रहेंगे, 7 महीने, तो GS आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि GS वास्तव में टफ होती है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर निशान। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक धीरे धीरे लगे रहेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन कितने असफल प्रयोग के बाद सफलता की ओर पहुंचा, आप सब जानते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल्स है उसका। डरने की कोई बात नहीं है ना। तो लगातार लगे रहिए और इस वीडियो को अधिक शेयर करिए और अपने आंसर की वो मिला करके मुझे बताइए कितने आंसर हुए। हाँ, मुझे बड़ी खुशी है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि उनके आंसर आपके क्वेश्चन से बहुत फंसे सर। तो मुझे वास्तव में अच्छा लगा। वो फंस नहीं है, वो आप जानते हैं फंसते हैं। और वैसे बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हमने लगभग मैं ये टारगेट मान के चलूँगा, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आप 50 में लगभग 48 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करो। और जिसने अगर मेरा पूरे वीडियो अभी तक के देख लिए थे तो उन्होंने आसानी से 40 क्वेश्चन किए होंगे से, इसमें कोई डाउट नहीं है। निसंदेह आप करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए लगन के साथ। धन्यवाद।